बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आपको ईद की खुशियां मुबारक। आप अपने प्यारों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ ईद की खुशियां मना रहे हैं। आपको मेरी तरफ से, नियो फैमिली की तरफ से ईद की ढेरों खुशियां मुबारक हों, और इस उम्मीद के साथ कि आप अपने आसपास के लोगों का, जिन्हें ईद की खुशियां मुयस्सर नहीं होती, जिनके पास वसाइल नहीं होते कि वो अपनी खुशियों को सेलिब्रेट कर सकें, उनका भी ख्याल रख रहे होंगे। आज ईद के इस मौका पर हमने दावत दी है। हमारे जो मेहमान हैं वो सियासतदान भी हैं, वकील भी हैं, और उनका एक जो सोशल नेटवर्क है वो भी बड़ा स्ट्रांग है। उनकी पर्सनैलिटी होती है डिस्कस, कभी वो बात करते हैं तो बात उनकी वायरल होती है, कभी किसी का प्रोग्राम बढ़ जाता है और कभी किसी के जो है वो चीज़ें डिस्कस हो रही होती हैं। मेरी मुराद ये है कि शेर मरवत साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मरवत साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। ईद के इस मौके पर आपको ईद की खुशियाँ मुबारक हों। मरवत साहब, कैसी गुजरी ईद आपकी? बहुत शुक्रिया बलोच साहब, आपको, आपके फैमिली को, आपकी टीम को, आपके चैनल को और आपके वसातत से आपके सामीन को ढेर सारी ईद मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया। और ईद जो है बस वो खान हमारा अंदर है और मैं खान के सर्कल से बाहर हूँ, तो वो एक शेर याद आ गया कि ईद के हवाले से एक शेर है कि न मुझे तुझको मेरी, न मुझे तेरी खबर जाएगी। अच्छा। ईद के अब भी दबे पाँव गुजर जाएगी। वाह। तो बहरहाल खान अंदर हैं, ये मलाल हैं, बाकी जो हैं कौम को मुबारक हो। नहीं तो सर्कल, आपने कहा कि खान अंदर है लेकिन आप उसके सर्कल में नहीं हैं, तो क्यों सर्कल से क्यों आउट हो गए? वजह क्या बनी? बहुत सारी वजूहात जो हमारे सामने आती हैं कि आप अपना, एक जारी बात है, अपना मौक़िफ़ आप हमेशा अपना एक रखते हैं, स्ट्रांग रखते हैं, तो क्या वजह है कि लेग पुलिंग हुई, साजिश होती है, या क्या चक्कर है कि बस पसंद नहीं हूँ कुछ लोगों को, और शायद मेरी कबूलियत अवाम में, मकबूलियत पार्टी में, या वर्कर्स के साथ मेरा जो एक ताल्लुक़ है या उनकी जो मेरी लाइकिंग है, यही इब्तिदा से एक साल से ये बार बार निकालने के पीछे यही महर्रिक है। हाँ। और अब इन्होंने जो है इस दफ़ा, अब ईद भी थोड़ी पुरअमन गुजरी, रमज़ान में गिरफ्तार भी न हुए, न कोई चापे हुए, और मैं ये चाहता हूँ कि 3 माह तक इसको तवालत दूँ, ताकि ज़रा ये ईद के बाद अभी फ़ौरन इन्होंने अब एहतजाज भी करना है। हाँ। और मेरा ख्याल है कि एहतजाज से बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी, कुछ हो वाज़ेह हो या ना हो, मेरी पोजीशन विंडिकेट हो जाएगी। क्योंकि खान का तो उन्होंने ये खान को बताया कि जी इसका मुतबादिल हम हैं और एहतजाज भी कर सकेंगे। अल्लाह करे ये कर पाए, लेकिन मुझे करते हुए नज़र नहीं आ रहे। लेकिन हमने जो देखा था पीछे, जब खान साहब अंदर थे और मरवत साहब जो है कभी सिंध जा रहे थे, कभी बलूचिस्तान जा रहे थे, कभी पंजाब का जो है वो टूर हो रहा था, और आपके साथ कौन ही था, अब अकेले अपने सारा जो है वो दौरा भी किया। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो हमारे नाज़रीन को भी पता है कि खान साहब कुछ और चाहते हैं और जो बाहर की लीडरशिप है वो कर नहीं पाती। क्या वजह है, क्यों नहीं उस तरह डिलीवर नहीं हो रही कि तहरीक इंसाफ को जिस तरह लॉन्ग मार्च भी करके देख लिया, 26 नवंबर भी करके देख ली, जलसे जुलूस भी करके देख लिए, कामयाबी नहीं मिल रही? देखिए, कामयाबी हमें मिली 9 मई के बाद। लोगों में, पाकिस्तान भर में लोगों में खौफ फैलाया गया था। सियासी एक्टिविटी करना, बिलखसूस पीटीआई के लिए पीटीआई का झंडा उठाना, ये बड़ा मुझे शीर लाने के मुतरादिफ था। उसमें हमने एक अपनी मेहनत की और कामयाब इसलिए हुए कि कोई ताई नहीं इख्तिलाफ करने के लिए। हाँ। खान के पास कोई मुलाकात के लिए भी नहीं था और पार्टी के अंदर कोई नहीं था, तो लिहाजा हम कामयाब हो गए, किसी ने रुकावट ही नहीं डाली। लेकिन जो ही 8 फरवरी गुजरी और ये लोग बाहर आ गए, तो फिर इन्होंने हमारे प्रोग्राम को जो है ना, वो कहते हैं वड़ के रखा। अच्छा। वो इस तरह कि इन्होंने खाम में इख्तिलाफ शुरू किए और हर चीज़ पे इख्तिलाफ। और जब हम कहते थे इस तरह एहतजाज करते हैं, इस तरह जिद्दोजहद नहीं जी, आप खान के अपने अल्फाज हैं। खान मुझे कहता है कि जी ये एहतजाजों से आप पॉपुलर हो रहे हैं, और लीडरशिप कहती है कि क्रेडिट सारा ये खुद ले जाता है। अच्छा। तो मैंने कहा ये भी मेरे साथ मार का है ना, क्रेडिट हम इकट्ठे ले जाएंगे। हाँ। मार के लिए नहीं है, तो क्रेडिट तो उसको मिलता है जो मार खाता है, जो स्पीयर हेड करता है, जो क़यादत करता है। और मेरा यही एक कसूर है। बहरहाल अभी जब ये क़यादत जो है, अल्लाह करे ये इनके एहतजाज के तुफैल खान बाहर आ जाए। हाँ। लेकिन अगर एहतजाज ही नहीं कर पाते, सिरे से पोस्टपोन कर देते हैं, जो मुझे नज़र आ रहा है। हाँ।
तो फिर मेरे ख्याल में खान को ये जवाबदेह होंगे और खान पूछेगा कि मुझसे ये गलत फैसला क्यों कराया। ठीक है मरवा साहब, आपकी पॉलिटिक्स जो डिस्कस होती रहती है, आपके बयानात भी और आपकी जो एफर्ट्स हैं वो भी डिस्कस होती रहती हैं, आपकी वकालत भी होती रहती है, आपके केसेस भी होते रहते हैं। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कौम को कि मरवत साहब का जो है वो बिलोंग कहाँ से करते हैं, बचपन कहाँ पे गुजरा, तालीम कहाँ से हासिल की, और जब जहाँ तक पहुँचे हैं आप, तो कैसे ये पूरी एक स्ट्रगल है ना आपकी लाइफ की। मैं देखिए मरवत से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरा ख़ानदान जो है वो सियासत से वाबस्ता था। मैं ख़ुद अपने कबीले का ख़ान भी हूँ। मैं इससे पहले मेरे वालिद साहब थे, मेरे वालिद साहब से पहले हमारे बुज़ुर्ग थे, और सियासत से बड़ा गहरा ये था। इब्तदाई तालीम हासिल की अपने इलाके में, फिर वालिद साहब हमें ले गए, मुझे और मेरे बड़े भाई को विंसम कॉलेज डी खान में दाखिल कराया। अच्छा। इसके बाद जो है हायर तालीम हासिल की इब्तदाई थोड़ी बहुत लकी में, फिर गए पेशावर, फिर पेशावर यूनिवर्सिटी, वहाँ से फिर मैंने LLB भी किया, तारीख़ में MA भी किया, LLM भी किया, और इसके बाद जो है मैं जज जो है भर्ती हो गया। तो 15-16 साल तकरीबन ये मुलाजिमत में रहा। इस दौरान मैं बाहर भी गया कई मुल्कों में कोर्सेज के लिए। फिर यहाँ इस्लामाबाद आया 2006-07 में, यहाँ मुख्तलिफ़ मनासिब पे रहा एक्स कैडर में, और जिसके बाद जो है उस वक़्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के साथ उसकी कोई नाराज़गी मोल ली। इस नाराज़गी के ख़िलाफ़ मैंने फिर मुस्तफ़ी में हो गया, इस्तीफ़ा दे दिया। जी जी। इसके बाद मैं इंग्लैंड गया, वहाँ से मैंने मज़ीद आला तालीम हासिल की, कोर्सेज़ किए, बार के लिए गया, GDL किया, LLM किया, साइबर लॉ में, इंटरनेशनल कमर्शियल लॉ में, और फिर पाकिस्तान आके मैंने वकालत शुरू की। इस दौरान जो है बड़ी हमारे कबीला, हमारा ख़ानदान जो है मिलिटेंसी किया, तो बड़ा ही तख्ता मश्क बना रहा। बहुत सारी जानी नुकसानात हमने उठाए, वो भी एक तल्ख तजर्बे थे और बड़े तल्ख अवकात थे, लेकिन बहुत सी ट्रेजिडीज़ गुजरी। और जिसके बाद जो है कुछ वक्त के लिए मुझे वकालत ही छोड़नी पड़ी। मेरे वालिद साहब जो हैं इस दौरान मिलिटेंसी का शिकार हो गए, हमारे कबीले के बहुत सारे लोग। अच्छा, आपके वालिद साहब मिलिटेंसी का? जी हाँ। तो इसके बाद जो है मैं ख़ुद मतलब टारगेट रहा, कई दफ़ा मतलब अंडर अटैक रहा, और इसके बाद जो है वक्त ने, हादसात ने, इन दहशतगर्दी के वाक़यात ने हमें बड़ा मजबूत किया। तो जब 9 मई हुआ तो 9 मई को तो हम ऑलरेडी इतना गुजर चुके थे कि ये तो अशर अशीर ही नहीं था। तो ये एजेंसियाँ, पुलिस, मार दाड़, ये हमारे लिए कोई रोटी नहीं थी। वैसे भी सारी ज़िंदगी फौजदारी केसेस से ताल्लुक़ रहा, दहशतगर्द, जराइम पेशा, क्रिमिनल, एसासिन, ये सब के साथ। तो जब ये 9 मई हुआ, 9 मई के बाद डराने और धमकाने की बड़ी कोशिश हुई, लेकिन क्या खाक असर करते, क्योंकि हम तो बोनस में जी रहे थे। ठीक है। तो 9 मई से 2023 से कबल कोई 4 मई 2022 से मैं खान के केसेस के साथ वाबस्ता हुआ, खान के केसेस करता रहा। जब 9 मई हुआ तो इसके बाद मैं पहला शख्स था जो खान से मिला उसकी गिरफ्तारी के बाद। अच्छा। और पहले ही शख्स था जिसने बाहर आके फिर खान का पैगाम दिया पाकिस्तान को। यूँ फिर खान ने हमें सियासी जिम्मेदारियाँ भी दी वकालत के साथ साथ। तो आपकी मुलाकात जो है वो 9 मई के बाद हुई फिर खान साहब के साथ? खान साहब 9 मई को गिरफ्तार हुआ? नहीं, 9 मई में तो 2022 से खान के साथ वाबस्ता। ठीक है। PTI में मैं 2017 में आया था। ठीक है। लेकिन बतौर वकील खान को मैंने ज्वाइन किया 2022 में। ठीक है। और 9 मई को जब खान गिरफ्तार हुआ तो मेरी मुलाकात उनसे 10 मई को हुई। ठीक है। उस खान गिरफ्तार था, जेल में यहाँ पे लोडी में? नहीं, नैब के पास। खान नैब में नहीं थे, उनको रखा था उन्होंने पुलिस लाइन में। अच्छा, जब ये गुड टू सी यू हुआ था पुलिस लाइन शिफ्ट हुए थे? हाँ, नहीं, पुलिस लाइन उस वक्त अदालत जो थी ना वो पुलिस लाइन में थी। ओके। रात उन्होंने नैब के पास गुजारी थी, लेकिन फिर उनको लाए पुलिस लाइन में एक अदालत बनाई थी। ठीक है। तो जज साहब गुजरा गए, हम भी चले गए, तो खान साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने पैगाम दिया। उनको पता ही नहीं था 9 मई को पाकिस्तान में क्या हुआ है, वो उससे मैंने आगाह किया इनको। अच्छा। तो खान हैरान था क्योंकि उनको बनक भी पढ़ने नहीं दी गई थी। तो इसके बाद बाहर आया और इसके बाद फिर हमने सियासी सफ़र शुरू किया। खान के तर्जमान भी बन गया, खान के केसेस जो हैं वो सारे मेरे और कुछ चंद और साथियों के पास आ गए। फिर हमने कन्वेंशन शुरू किए, खौफ और
ये डर के बादल जो हैं वो उससे कौम को निजात दिलाने के लिए मोटिवेशन तकरीरें की, मुख्तलिफ मुल्क के मुख्तलिफ खितों में गया, इलाकों में गया, और फिर अल्लाह ने अवाम को हिम्मत दी और फिर लोग हमारे साथ निकल गए, काफ़िले बनते गए। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि 8 फरवरी से बहुत कबल हज़ारों नहीं लाखों लोग हमारे जलसों में आते थे। सही है। तो खौफ जो था ना उसका सत्यानाश कर दिया। 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, लोगों ने मैंडेट दिया, लेकिन फिर जो ही ये लोग बाहर आए उन्हें मेरा ही पता काटा ना अपने मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ कर सके सही है। ना ये अपने पार्टी को संभाल सके। एक एक करके हमारी सीटें जो हैं सुप्रीम कोर्ट ने छीन ली। काजी फाइज ईसा ने अदालती महाज पे नाकामियाँ, सियासी महाज पे नाकामियाँ, और इनको पड़ी होती थी अपने लोगों की टांगे खींचने की। अब ये इसी का नतीजा है कि खान अभी तक अंदर है और जो पार्टी बाहर है। पार्टी बाहर है। चलें ठीक है, यहाँ पे लेते हैं ब्रेक नाज़रीन, और फिर ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि मरवत साहब जो है वो चाहते क्या हैं, किस तरफ जा रहे हैं हालात। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। मरवत साहब, आपने शुरू की मुलाजमत, लॉ किया और फिर जज बन गए। जज के बाद जो है वो सिविल सर्विस भी आपने ज्वाइन की, उस पर भी हिस्सा रहे, फिर रिज़ाइन कर दिया। क्या फ़र्क है? आप पहले मुलाजम थे, अब सियासतदान हैं, फ़र्क क्या है इन दोनों में? सियासत में तो मैं मतलब जो जिस लेवल की पॉलिटिक्स में मैं आया वो एक हादसा ही था। 9 महीना होता, खान को ज़रूरत न होती और ये लोग न भागते तो शायद हमारे लिए जगह न रही थी। ठीक। मैदानी खाली था, कोई था ही नहीं। ठीक। सॉरी। तो आपका ये सियासत में आना हसाती था कि इस तरह हसाती कह लेना, क्योंकि मैं वैसे तो इलाके की सियासत करता था, लेकिन जिस स्पेक्ट्रम पे आया, जितनी शोहरत मिली, कबूलियत मिली, पहचान मिली, ये तो खान की वजह से हुई, 9 मई के हालात की वजह से हुई। हाँ। और फिर हमारी अपनी भी मेहनत ये जरूरत थी कि हम गए हर जगह पे, तकलीफ उठाई, गोलियाँ चली, शेल हुए, जदखूब हुए, जेल में गए, बार बार गए, लेकिन हमने इनके आगे घुटने नहीं टेके। और इस वजह से जो है मैं आसाती तौर पे कहूँगा। और अब जब सियासत में आए और इसके फिर उतार चढ़ाव देखे, अरूज भी देखा, बार बार का जवाल भी देखा, अब मैं ये सेफली कह सकता हूँ कि जो बंदा जिस तरह है ना उसी तरह ही रहना चाहिए, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। अच्छा। मैं जो हूँ वही रहूँगा, चाहे कोई मुझसे ये तवक्को रखे ना कि सॉफिस्टिकेटेड, परफेक्टरी, या मैं बहुत ही ज़्यादा कोई सनात से भरपूर शख्स बन जाऊँ। आई कांट डू दैट। चाहे किसी को अच्छा लगूँ बुरा लगूँ, 1000 बीमारियाँ जो मेरी है ना, ये मुँह पट होना या स्ट्रेट बात करना, किसी के खुशामद न उठाना, तलख बात करना, ये मैं रहूँगा। तो ये मुँह फट क्यों है आप? क्यों खुद ही आप जो है वो क्यों? नहीं, मुँह पट इसलिए हूँ कि अगर आप मुझसे ये सवाल करें कि ये जूस आपके लिए रखा है, हाँ। आप मुझसे सवाल करें ये क्या है, हाँ। और मैं आपको जवाब दूं कि जनाब पेस्ट्रियां हैं, ये पूल हैं, ये सफ़ेद पूल है, इधर पिज़्ज़ा है, हाँ। और ये जूस है, हाँ। और मैं सीधा आपको क्यों ना बताऊं ये जूस है, जूस है। तो ये सियासत में वो इकबाल का शेर है ना कि ये सन्नाई मगर झूठे नगों की रज़ाकारी है, हाँ। तो डायरेक्ट बताना, वक्त बच जाएगा, और बताना वैसे ही आखिर में यही है। दूसरी बात ये है, सियासत में मैंने ये देखा हमारे बहुत सारे कुलीग रोज़ाना दर्जनों और बल्कि वो मन्नों की हिसाब से झूठ बोलते हैं, हाँ। बात हम एक कर लेते हैं, बाहर आके जी उससे उल्टी बात करते हैं, हाँ। और हम हैरान होते थे। तो लिहाजा मख्फी रखना, वर्करों से बात, पार्टी के लोगों से बात मख्फी रखना, और एक झूठी बात करना, खाना में कहता था ये करो, बाहर आके कोई और बात होती थी। इन चीज़ों का मैं कायद नहीं हूँ। जिसने जब भी पूछा है एंकर ने या किसी रिपोर्टर ने, किसी सहाफ़ी ने, मैंने अपनी दानिश में पूरी ईमानदारी से सच बताया है और बताता रहूँगा। मैं लोगों की गंदगियों पे पर्दा नहीं डाल सकता हूँ अगर वो गंदगियाँ ऐसी हैं जो पार्टी को नुकसान दे। अलबत्ता उनकी ज़ाती कमज़ोरियाँ हैं, इस पे मैं कभी मुँह शायद नादिरी खोलता हूँ। तो फिर क्या फिर आप अपने आप को अनफिट समझते हैं? ये जो सियासी माहौल है इसमें, ये अगर सियासत है तो इसमें तो मैं अनफिट हूँ। अनफिट है, हाँ, लेकिन मैं जो हूँ अपने इस रवैये के साथ पाकिस्तान के अवाम के माबेन फिट हूँ। और ज़ाहिर बात है आपकी जो अवाम है वो आपकी बात सुनती है, आपको फॉलो करती है। तो मरवत साहब, फिर ये जो सियासी गैप है, आप असम्बली में आपके जो तकरीर है वो वायरल होती है,
आपकी बात सुनी जाती है। क्या ये वजह है कि लोग आपसे जेलस होते हैं, लेग पुलिंग करते हैं कि आपको जो है वो स्पेस ना मिले? देखिए, मुझे हज़ारों नहीं लाखों लोग मिले। हाँ। और मुझे किसी पाकिस्तानी ने ये मशवरा नहीं दिया है, किसी पाकिस्तानी ने ये मशवरा नहीं दिया है कि मरवत तुम उनकी तरह बन जाओ जिस तरह वो है। सब ने यही कहा है जो हो ठीक हो। लोगों को मेरा अंदाज़ गुफ्तगू जो है वो इसलिए पसंद है कि हम कोई चीज़ जो है मख्फी नहीं रखते हैं, दिल की बात करते हैं। और मैंने क्या किसी के साथ रिश्ता जोड़ना है जो मैं झूठ बोलूं या सन्नात करूं? मैंने कौम को वही बताना है जो मुझे नज़र आ रहा है अपनी दानिश के मुताबिक, अपने इल्म के मुताबिक कि ये ज़हूर पजीर हो रहा है। ये सियासत जो है ना, यकीन करें सियासतदानों से जालिम कोई लोग ही नहीं है। अच्छा, ये किसी पे तरस नहीं खाते हैं। यहाँ एक ही स्टेज पे हम खड़े होते हैं और जब मेरे नाम के नारे आ जाते हैं पंडाल से तो वो कहते हैं ना सबकी माँ मर जाती है कि भाई इनके नारे क्यों नहीं लगते हैं। चंद लोग हैं जो बेख्वाह हैं, इखलास रखते हैं, उनका दिल में एहतराम है। उनको शायद मेरे नारे बुरे नहीं लगते हैं क्योंकि वो मुझे बड़े जायज़ मशवरे देते हैं। बाकी सियासत में कोई भी आपके पार्टी का जो दोस्त है ना, वो आपको अपने से आगे निकलता हुआ नहीं देखना चाहता है। वो आपके मौत का ख्वाहा होगा, लेकिन आपकी सियासी जो राइज हैं वो कोई टॉलरेट नहीं कर सकता। यही बदबख्त चीज़ है जो मेरे पीछे मेरे गले पड़ी है। और बार बार जो है खान को जनाब इस्तेमाल करके या खान तक रसाई करके उसके कान भर के मेरा जो है ये गिराने का बाइस बन जाते हैं। लेकिन ये भी एक तासर मिलता है ना जी कि आप शायद कोई बैकडोर आपके कहीं और रब्ते होते हैं और साथ आप पीटीआई के साथ होते हैं, तो है कोई ऐसी बात कहीं रब्ते तो कोई बता भी देना। वैसे तो इल्ज़ाम तो मैं आप पे भी लगा सकता हूँ कि आपके बैकडोर रब्ते हैं। आपके अपनी पार्टी वाले कहते हैं, कई लोग जो है तो आपके अपने साफी मुझे कहते हैं। मैं मिसाल दे रहा हूँ ना, ये क्या बात हुई? कोई आए ना मेरे साथ मुबारजा कर ले, मेरे साथ पोलेमिक कर ले। जब कुछ बस में ना आ जाए ना तो फिर यही गद्दारी का तावीज़ डाल दो उसके गले में या कलंक मल दो। 9 मई के बाद पीटीआई को क्या दरकार था? पीटीआई को खान के साथ लोगों का कड़ा किया जाना दरकार था, कोई और चीज दरकार नहीं थी। खौफ दूर करना था और पीटीआई के लिए निकलना था, झंडा पकड़वाना था पाकिस्तानियों के सामने। जब मेरा घर गिराया गया 9 मई के बाद और साफी ने मुझसे उस मलबे के पास बैठ के सवाल किया कि जी ये आपके साथ बड़ा जुल्म हुआ। अब मैंने उन्हें जवाब दिए, मैंने कहा वड़ना इसको कहते हैं। कमबख्त तुम लोग तरकारियाँ 2 किलो गिरा के इसको वड़ना। ये मैंने मजाक में इसलिए उड़ाया कि अगर उस वक़्त में वफारियात करता ना, पीटीआई के वर्कर जो है उनका हौसला टूटता। तो लिहाजा वफादारियाँ सख्त टाइम में वफादारों का पता चलता है। खुशी के वक्त में तो हिजड़े भी आ जाते हैं हाथ हिलाते और नाचते हुए। ठीक है। तो जब वक्त पीटीआई का 8 फरवरी के बाद ये लोग आ गए, मामे बाबे बन गए। तो चले बने रहे। उन्होंने क्या किया? 8 फरवरी से कबल तक हम हीरो थे, हम खान के सिपाही थे, टाइगर थे और इनके लीडर थे। 8 फरवरी के बाद जब कौम से 2 तिहाई से ज्यादा मैंडेट खान की मोहब्बत और हमारी मेहनत के तो फेल हासिल हुआ तो हम गद्दार बन गए। तो लिहाजा तो हम भले गद्दार ही सही नहीं। तो इस गद्दारी की जो है वो जारी बात है, आप कीमत जो है वो चुका रहे हैं और अपनी बात की अपने जो आप कहते हैं कि मैं नहीं। एक सवाल है ना, मुझे क्या जरूरत है कि मैं एक तरफ पे पीटीआई को तोड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है, वर्कर गिराए जा रहे हैं, लीडर छुड़ाए जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और दूसरी तरफ पीटीआई को उठाया जा रहा है। ये कौन सी किसी को तुक समझ आती है? लिहाजा और कुछ ना समझ आए, बस जी आजकल बड़ा सौका है, आसान है, फला पे गद्दारी का ये करते रहे। हमारा अमल, हमारी वफादारी की और हमारी खिदमत, हमारी कुर्बानियाँ जो हैं वो हमारी जुर्रत और हमारी खान के साथ वफादारी की दास्तान लिख रही होती है। बाकी जो लोग कुछ करते रहे, वो कहते हैं ना काफिले चलते रहते हैं, कुत्ते भौंकते रहते हैं। लेकिन चलें, आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। या हय्यो या कयूम, चलो यही इस्तेमाल कर देता हूँ। हाँ, ये या हय्यो या कयूम। चले बनवर साहब, अब जो सूरत हाल जैसे आप देख रहे हैं
और यहाँ हम देखते हैं रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, रोज़ाना बयानात भी आते हैं आपके लीडर्स के कि जी हम खान साहब के लिए ये कर रहे हैं, हम बयानात की हद तक कर रहे हैं। अमलन आपको कोई एक लीडर गिरफ्तार कभी नजर आया है? नहीं आया। कभी हथकड़ियाँ आपने उनके हाथों में देखी हैं? नहीं देखी। कभी आपने उनके घर गिरते देखे, उनके घरों पे छापे लगते देखे? अलबत्ता मनासिब पे बराजमान है। ऐसी बात है ना। तो फिर इन सारी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है? खान साहब कहाँ खड़े हैं? तहरीक इंसाफ जो है ना वो कटी हुई पतंग की तरह है अच्छा आजकल के। और खान जो है, खान का गम कम ही लोगों को है, ये अपने लोगों को घुसाना, मनासिब दिलाना, वजीर बनाना, ये दूसरों को गिराना, साजिशें करना, ये सियासत हो रही है। तो जैसे हम देखते हैं कि कभी किसी एक वकील को फारग कर दिया, नईम हैदर पंजोता के मुतालिक सुनते हैं जी कि खड़े खड़े उन्हें कहा गई आपने मरा हिस्सा, कभी कहते हैं जी फैसल चौधरी साहब को कहते हैं यू आर नो मोर विद अस। तो इस तरह की पार्टी की सियासत जो है वो इस तरह चलती है। पार्टी करके पार्टी का दड़न तख्ता कर रहे हैं ना। हाँ। चाहे नईम हैदर पंजोता के साथ जो ज़बान इस्तेमाल हो या फैसल चौधरी के साथ। हाँ। और कभी मेरे साथ ये करें ना ज़बान इस्तेमाल, पहले भी इनको जरूरत हुई है। हाँ। मतलब ये है कि आप अकापिरीन के साथ पार्टी के लीडर के पास किसी के घर कैसे खाते हैं, किसी के नौकर हैं, ऐसे ही कुर्बानी हम दे, जेलों में हम जाए, तकालीफ उठाएं, ऊपर से आपके अल्ले तल्ले अपना काम करेंगे। ठीक है, चलें ठीक है। यहाँ एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो फिर बात करते हैं कि अब वे फॉरवर्ड क्या है, मरवत साहब का मुस्तकबिल क्या है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं कि मरवत साहब की ईद कैसी गुजर रही है और मरवत साहब के अपने ग्रीवेंसेस भी वो बयान कर रहे हैं। लेकिन मरवत साहब, ईद का मौका है तो सियासतदानों की ईद कैसी होती है और आपकी ईद कैसी गुजर रही है? इस साल सिक्योरिटी के हालात के पेश नज़र और मुझे थ्रेट्स के पेश नज़र हुकाम ने मुझे इलाके में आने से मना किया। अच्छा, आप अपने इलाके में नहीं गए? और हमेशा मैं ज़्यादातर ईद अपने आबाई इलाके में गुजारता आया हूँ। ईद का पहला दिन जो है वो ख़ानदान के साथ सुबह सवेरे नमाज के बाद जो है, हमारे ख़ानदान में कोई 27-28 फैमिलीज़ हैं। हर घर से हमारे जो मस्जिद हैं उसमें सुबह नमाज के बाद एक डिश आती है या 2 डिश, जी जी, वो हम फिर ग्रुपों में बैठ के खा लेते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे भी लोग होते हैं ख़ानदान में जिनसे बोल चाल नहीं होता है, अदावतें होती है, लेकिन उस दिन हम इकट्ठे ग्रुप में खा भी लेते हैं, गले भी लग जाते हैं, लेकिन मस्जिद तक, मस्जिद से बाहर निकल के फिर ही बोलचाल बंद हो जाती है। अच्छा। इसके बाद दोपहर को जो है फिर उन्हीं घरों में किसी घर में जो है खाना बाई लॉटरी में हमें आ जाता है कि फ़लाँ कज़न के घर जाना है। हाँ। तो यूँ खाना 1 या 2 घरों में खा लेते हैं, घूम आते हैं। घर के अंदर और चचा और कज़न जो ख़वातीन होती हैं इनके पास जाके सब में ईदियाँ तकसीम करता हूँ। फिर गुरबा मसाकीन आते हैं। ईद में मैं ईद के दिन दोनों तीनों अयाम बहुत गुरबा और मसाकीन का ख्याल रखता हूँ। रमज़ान में भी हम डील पैकेजेस देते हैं, अच्छा, बेवाओं को और बच्चों को। तो इसके बाद जो है गांव के लोग आना शुरू हो जाते हैं। ईद की नमाज पढ़ने के बाद जो है और लंच करने के बाद हम चले जाते हैं चरमारी के लिए, निशानाबाजी करते हैं। पहले असला साफ़ करते हैं सारा, और फिर जाके सारे नौजवान बैठ के हम ताक के निशाना मारते हैं। निशानाबाजी के बाद वापस आके फिर ईद के लिए लोग आते हैं बाहर से, हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं हर साल। और यूँ दूसरा दिन आ जाता है, मैं खुद जो है 1 या 2 लोगों को ईद मिलने जाता हूँ, बाकी बाहर यानी गांव से बाहर। ठीक है। आपकी जो पर्सनालिटी है सर, आपकी जो पर्सनालिटी है सियासत में अगर हम देखें तो एक नाराज़ पर्सनालिटी सामने आती है हमारी, जिसके तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, जो इस सिस्टम को सही नहीं समझता, अपने अंदर की बात करता है। तो क्यों इतना नाराज़ क्यों रहते हैं? नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँ, मैं खफ़ा हूँ पाकिस्तान के लिए। अच्छा। दुनिया घूमा हूँ, लोगों को देखते हैं बाहर में, मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने ख़ानदानों के लिए, अपने शहरों के लिए काम करते नज़र आते हैं, अपने इलाकों को तरक्की देते हैं, अपने मुआशरों को तरक्की से हमकिनार करते हैं, और बूम होता है कमर्शियल एक्टिविटीज़ का। किसी को जो है न परेशानी होती है बदामनी की, आइडियल सिचुएशन, न बच्चों की कि वो स्कूल गए हैं किसी हादसे से, न बदतखोरों की, न मिलावट की।
हमारे यहाँ क्या चीज़ सही है? बदआमनी है, मिलावट है, हर गंद इधर हमारे मुआशरे में पनप रहा है। और ऊपर से जो है सारी चीज़ों के बावजूद हमारा निज़ाम भी ऐसा खोखला है कि जिसका जो काम है वो अपना काम छोड़ के दूसरे के काम में घुसा हुआ है। ठीक है। और यूँ देख के ना, आज भी मैं अपने बच्चों के साथ गुफ्तगू कर रहा था, मैं नहीं समझता हूँ कि इस निज़ाम के होते हुए, इस मुआशरत के होते हुए हम कोई तरक्की का ख्वाब हासिल कर सकते हैं। तो ऐसे में नाराज़गी नहीं होगी, क्या हो गया? ये तो सिस्टम को, अपने लोगों को धोखा देने के मुतरादिफ हैं कि हम चेन की बांसुरी बजाए। हर चीज़ ख़राब है, ना इंसाफ है, ना अमन है, ना मईशत जो है कोई पाँव पे कड़ी होती नज़र आ रही है, ना रोज़गार है, और धोखाधड़ी है, फिर मिलावट है, और हर चीज़ में हम नाकाम। ऊपर से जनाब खुतबे और दाढ़ियाँ देखें और मिंबर व मेहराब देखें, तो मज़ारात देख लें, वो भी सारा इधर इतने ज़्यादा हैं कि दुनिया भर में इतनी ज़्यादा तादाद नहीं है। लेकिन काम जो है हमारे उचक्कों से और बनारसी ठगों से भी गए गुजरे हैं। ऐसे लोगों पे नाराज़ नहीं होना पड़ता है। हम अपने आने वाले नस्लों को क्या छोड़ के जाएंगे? झूठ, फरेब, धोखा, इस्तेसाल और तनज़्ज़ुली गिरावट, ये हम वर्षे में मीरास की शक्ल में अपने नौजवान नस्ल, सड़कें पूरी मुल्क की टूटी हुई हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो न होने के मुतरादिफ हैं, आपका बजट आ जाती है, खर्च हो जाती है, पता ही नहीं चलता। अच्छा, अगर हम सर देखें, आप सियासतदान हैं, इमरान खान साहब हैं, मियां नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ हैं, जरदारी साहब हैं, रेटिंग क्या देंगे? मियां साहब की सियासत आपने देखी है, वो कैसी है? खान साहब की सियासत कैसी है? जरदारी साहब की सियासत कैसी है? मैं जिस पार्लियामान का हिस्सा बना हूँ, मैं इस पे कोई दूसरी राय नहीं रखता हूँ कि जो नाम आपने गिनवाए, सदर जरदारी साहब एक ऐसे पार्लियामान के ज़रिए सदर बने हैं, और फिर अपने पार्टी के बिलखसूस कराची में जो MPs उनको दिए गए वो सीटें हमारी है। मैंने वहाँ कैंपेन की है PTI की। जो MQM के 16 MNAs लाए गए हैं, 17 सारी की सारी हमारी सीटें उनको दे दिए हैं। 5,000 6,000 जिसने लिए, 1.5 लाख वाला फेल है। ये कोई निज़ाम तो नहीं हुआ। फिर मियां नवाज शरीफ साहब दोनों सीटों से हार गए, मनसेरा से भी और लाहौर से भी आके मैंने देखिए, ये अब लीडर मैं इसको कह सकता हूँ जब उनको पता है कि वो गलत हलफ उठा रहा है। यही सूरत हाल मियां शहबाज शरीफ साहब की है, और यही सूरत हाल यहाँ हमारे पार्लियामान में 40% से ज़्यादा लोग तो फार्म 47 पे बैठे हैं। तो जिसमें और फिर इससे आप आइनसाजियाँ करवा रहे हैं, यानी इससे ज़्यादा ट्रीजन क्या हो सकता है? तो फिर इसी ऐवान ने जनाब आगे मियां शहबाज शरीफ साहब को, और पंजाब में मरियम बीबी को वज़ीर आला बनाए हुए, सारे अपने सीटों से हारे हुए लोग। तो कभी आपने इस सियासत में, इस पार्लियामान का हिस्सा हैं आप, और आपके सामने सारा कुछ होता है, कभी आपने ये सोचा कि कोई ऐसा सीन आपके सामने हो गया होगा, ऐसी बात आपके सामने होगी कि क्या मजाक हो रहा है? मजाक तो है ना, मतलब ये आप मुझसे कोई सवाल करें कि क्या इनकी विजन हो सकती है, इन लोगों की जो खुद मतलब धोखाधड़ी से बैठे हुए हैं, क्या विजन हो सकती है? इसको किस तरह मैं लीडर कह सकता हूँ? तो लिहाजा मैं जब तक ये अपने गुनाहों का कफारा अदा ना करें। मियां नवाज शरीफ साहब अपने दौर में यानी 40 साल से ये सियासत में हैं, कभी भी मतलब इस तरह वाज़े तौर पे, वो कहते हैं ना हज़रों में न शम्स, वाज़े तौर पे जिस तरह ये मैंडेट जो है चोरी करके बैठा हुआ है और उसकी पार्टी ने हुकूमत बनाई हुई है। जब आने वाले वक्त में ये आज का वक्त तारीख बनेगा, क्या जवाब होगा? ये कहना कि 18 में हमारी सीटें उठा ली थी तो हमने भी ये कर दिया। अच्छा, आपको निकाला है अगर तहरीक इंसाफ, आप कहते हैं कि मैं उस दायरे से बाहर हो गया हूँ, तो कोई ऐसी नौबत तो नहीं आ रही कि आपसे कहा जाए कि आप पार्टी का जो सीट है, MNA-शिप है, वो भी छोड़ दें? कौन कहेगा? अगर पार्टी कहे तो? पार्टी तो मेरे साथ फिर हिसाब करेगी, खान के अलावा। हाँ। फिर पार्टी मुझे बताएगी ना कि जो मैंने कैंपेन की है, पूरे पाकिस्तान में जो मार कही है, तकलीफ उठाए हैं, जो नुकसानात हुए हैं, इसका कोई उन्होंने मुझे कोई नुकसान भरा है? यही बस रह गया। गालम गलोच तो पीछे पड़ रही है, इनकी सोशल मीडिया ट्रोलिंग भी कर रही है, यानी कि ये तमाम कुर्बानियों का यही सिला है। खान कह दे वो दूसरी बात है,
बाकी किसी और को तो मैं मतलब ये समझता ही नहीं हूँ कि मेरा कोई लीडर है, कोई कायद है। तो अगर खान साहब कहें तो जो एमएनए-शिप है वो छोड़ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, खान साहब बुलाएं और कह दें तो मेरे लिए क्या मानी रखता है। मैंने तो खान के लिए सियासत शुरू की, उनका दस्तो बाजू बना, और अगर वो ये कहेंगे देखिए खान को तो जिस दिन मैं मिला तो खान जो है बजाय इसके कि मुझे ये कहे, खान इनसे पूछेंगे कि इतना बड़ा धोखा क्यों दिया। नहीं तो इस धोखा जो आपके साथ हो रहा है, या वो कहते हैं, मेरी अभी कल ही कहीं बात हो रही थी पार्टी के अंदर ही, तो उन्होंने कहा जी कि अगर मरवत साहब जो है वो कहते हैं कि मेरे साथ इंसाफ नहीं हो रहा तो पार्टी छोड़ दें, पार्टी की एमएनए-शिप छोड़ दें, क्यों नहीं छोड़ते? तो वो कौन हजरत थे, ज़रा नाम बता दें ताकि मैं जवाब दूँ उनको। नाम जो है वो नहीं क्यों, यानी इसमें छुपाने क्या, ये कोई जरिया है? कोई दोस्त से मतलब मिसाल के तौर पे जैसे डिस्कशन होती है बैठते हाँ ठीक है ना, लेकिन जिस हजरत ने कहा है ताकि मैं उनको एहतराम से जवाब देता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं उनकी बेतौकीरी करूँगा। आप नाम बता दे ताकि मैं वो सुन लेंगे। आप बताएं, वो सुन लेंगे? नहीं मतलब उन तक मैं आपका क्लिप पहुँचा दूँगा। आप न पहुँचाएँ, लेकिन ये तो हया से आरी कोई शख्स है हाँ जो ये कुल्लम कुल्ला नहीं कहता है, हाँ। ताकि मैं उनके भी ज़रा सियासी पस मंज़र पे कोई रोशनी डाल दूँ कि ये कहते हैं कि जी सीट छोड़ दें। मैंने इन लोगों की वकालत भी की है, मैंने बहुत सारे लोगों को बड़ी ही गुंजलक सूरत हाल से निकाला भी है, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे राजों का अमीन भी हूँ। तो लिहाजा ये पीछे बैठ के कि जी छोड़ दें, आ जाए ना मर्द का बच्चा बैठ के मेरे सामने मकालमा मेरे साथ कर ले, मनाजरा कर ले। अगर मैं पीटीआई में हर एक को चैलेंज करता हूँ, आ जाए मुझ पे साबित करे कि मैंने कोई नुकसान दिया, और मैं ये साबित करूँगा कि किस ने कितना नुकसान दिया है। तो अभी फिर लीडर कौन है? खान साहब तो अंदर है पार्टी जो है। खान के अलावा किसी को मैं लीडर मानता ही नहीं हूँ, हमेशा कहा है मैंने। हाँ। बाकी सारे जो है ना वो लीडरों की सफ में मैं उनको एक बैरिस्टर गौर का एहतराम करता हूँ, मेरे भाई जैसे हैं। बाकी जो है ना वैसे ही वो कहते हैं ना उनकी क्या हैसियत है? किसी की कोई हैसियत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, टटपुंजी है। चलें मरवत साहब, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये खट्टी मीठी बातें जो हैं वो मरवत साहब की आपने सुनी। ईद के मौका पर भी काफ़ी नाराज़ हैं, क्योंकि जारी बात है जो बंदा दिल की बात करता है, जो बंदा साफ बात करता है वो नाराज़ भी होता है। ये था आज का प्रोग्राम, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।